अगर आपको सी एग्ज़ाम्स में एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आते या आप अपना अटेम्प्ट सेव करना चाहते हो, या तो आपने फेल किया है और आप चाहते हो कि आप बाउंस बैक करो इन सी एग्ज़ाम्स, तो ये वीडियो आपके लिए। तो गाइस, दिस इज़ केशव, वंस अगेन आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं कुछ खास करने जा रहा हूँ कि इन द सेंस कि आई विल बी हैविंग ए कन्वर्सेशन विद 2 ऑफ द न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ May 24 का, और उनके जर्नी के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, उनकी स्ट्रेटजीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। बेसिकली उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है ड्यूरिंग दिस कोर्स। स्ट्रगल ऐसा इन द सेंस ऐसा नहीं कि 8-10 अटेम्प्ट लेके पास किए हैं, बट मतलब 8-10 अटेम्प्ट लेके घसीटा नहीं है, बट दे टुक सम टाइम, फिगर्ड इट आउट आफ्टर फेलिंग, एंड उसके बाद उन्होंने बाउंस बैक किया इन एग्जाम्स। तो उनका जो जर्नी है उससे हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इनकेस आप कोई भी लेवल का एग्जाम सी का दे रहे हो आगे जाके, तो आई थिंक इट विल बी वेरी वैल्यूएबल फॉर यू। तो पूरा वीडियो में बने रहना है, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना है, और बाकी तो बताइए, लाइक कर दे मेरे चैनल को अगर वीडियो पसंद आए, कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब कर देना फॉर एनी अपडेट्स। 2 न्यूली क्वालिफाइड्स नन्हे मुन्ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, सीए धनंजय एंड सीए दीपक। और अच्छा खासा गुफ्तगू इनके साथ आज चलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप दोनों को रिक्वेस्ट करूंगा कि बारी बारी से आप मेरे व्यूअर्स के लिए अपने आप को बस एक थोड़ा सा छोटा इंट्रोडक्शन दे देते तो बहुत बढ़िया होता। धनंजय, आपसे स्टार्ट करते हैं। हाय व्यूअर्स, माय नेम इज धनंजय। मैं हैदराबाद से हूँ। मेरी स्कूलिंग सब हैदराबाद से हुई है, पर लास्ट 2 साल से मैं आर्टिकलशिप के लिए कोलकाता में था, एंड देन अभी मैंने जो फाइनल ईयर किया वो भी अभी कलकत्ता से किया। दीपक। चलो सबको हेलो। तो दीपक माधव मेरा नाम है, और मैं अभी यही कोलकाता से ही हूँ। मेरा सारा स्कूलिंग भी यही अपने होम टाउन कोलकाता से ही हुआ है, और फाइनल भी अभी मैं कोलकाता से क्लियर किया हूँ। तो ऐसा ही है। अच्छा, ओके। तो अब मेरा जो मेन बात है, शायद ये आपको इमोशनल भी कर दे, और हो सकता है आपके वो फीलिंग्स को वापस से जीना, रिलीव दोज फीलिंग्स। क्वाइट स्पेशल फीलिंग्स होगी आप लोगों की। 11 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जा रहा हूँ। 10 बजे के अराउंड रिजल्ट्स आया था, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्या फीलिंग्स थी उस टाइम पे, क्या कर रहे थे आप लोग, और आपने जब रिजल्ट देखा क्या एक्सप्रेशन था, क्या फैमिली का रिएक्शन था कि सीए बन गया मैं? आपने कैसे बोला ये चीज? ये मेरे को सुनने में बहुत दिलचस्पी होगी। सबसे पहले दीपक, आपसे शुरू करते हैं, आप बताइए इसके बारे में। हाँ, तो रिजल्ट अराउंड अपना 11 बजे, 10:30-11 बजे तक आया था। तो रिजल्ट खोलते ही पहले तो पास फेल देखने का आदत था। अब वहाँ सक्सेसफुल देख के हम तो सही कुछ नया है, फिर समझ में आया कि पास हो गया। विश्वास नहीं हुआ, फिर रोल नंबर दोबारा चेक करना पड़ा कि अच्छा मेरा ये रिजल्ट आया है कि नहीं। दोबारा वो रिजल्ट देखा, रिजल्ट मिलाया, माँ बगल में थी, माँ को बताया, तो उनकी खुशी अलग लेवल पे थी। तो बढ़िया था ऐसे दिखने में, और अच्छा लगा ये रिजल्ट देख के। इमोशनल हुए कि नहीं आप? वो तो नेचुरल है, वो तो होना ही है। अच्छा, तो धनंजय, अब आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसा रहा उस दिन का? जैसा कि रिजल्ट 10 से 11 के बीच में आने की बात थी, तो अराउंड जैसे ही 10 बजा, मेरा तो एकदम हार्ट बीट बहुत तेज हो गया था। उससे पहले वाली रात नींद नहीं आई होगी रात शायद। नींद नहीं आई है, सही बात है एकदम। वो तो किसी को नहीं आती, हर स्टूडेंट का यही रहता है। सेम। तो जैसे ही 10 बजा, मेरा तो एकदम दिल धड़कने लगा एकदम तेज। मैं तो, मेरे घर के पास में मंदिर है, मैं तो मंदिर चला गया था। जैसे ही मंदिर गया था, करीब 10 मिनट में मेरा दोस्त का फोन आया कि रिजल्ट आ गया। तो मैं तो बोला इतना जल्दी आ गया, मतलब जनरली थोड़ा 10 से 11 का टाइम रहता है, फिर भी 11 बजे के आसपास आता। तो मैं जैसे रिजल्ट चेक किया, जैसा कि दीपक ने कहा, मेरे साथ भी सेम हुआ। ये मैं देखा इतना बड़ा वर्ड, ये क्या लिखा हुआ है। तब फिर मैं सब मार्क्स काउंट किया कि पहले अपना मार्क्स देखा, ये सब सब्जेक्ट में पास होकर देखा सक्सेसफुल। फिर मैं वापस लॉग आउट करके लॉगिन किया कि ये कुछ एरर तो नहीं आ रहे, कोई टेक्निकल एरर तो नहीं है ये। पर मैं देखा कि नहीं भाई, पास हो गए। बाकी जो ग्रुप में चेक किया कि सब अपना जो स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, सब में यही है। तो फिर घर आया दौड़ के, मैं अभी नाना नानी के साथ रहता हूँ, सबको हक किया, जोर से सबका आशीर्वाद लिया, अपने पेरेंट्स को कॉल किया, एंड सब घर में बहुत खुश थे। सॉरी टू कट यू, बट सबसे पहले आपने किसको बताया ये चीज कि आप अपने अलावा आप कौन जाना सबसे पहले ये चीज कि आप सीए बन चुके हैं? ये मेरे नाना नानी, मैं भी उन्हीं के साथ रहता हूँ। पर किसी को आपने ऐसा भी था कि कुछ लोग होते हैं ना कि भाई तू अपना एडमिट कार्ड मेरे को दे दे, मैं देख लूंगा, ऐसा कुछ? मेरे को तो अपना रिजल्ट खुद ही चेक करना पड़ता है। अच्छा, दैट्स ग्रेट। तो चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग ने सीए क्यों चूज किया एज ए
प्रोफेशनल डिग्री कि यार ये सीए ही परस्यू करना है? कोई एक क्या रीजन था इसके पीछे किसी? तो सबसे पहले धनंजय आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉमर्स चूज करने का मेरा ये रीजन था क्योंकि मेरे को साइंस एकदम नहीं पसंद, ना मेरे को केमिस्ट्री पसंद था, ना मेरे को फिजिक्स पसंद था। तो रहा बात कि मेरे पास ऑप्शन था कि मैं कॉमर्स चूज करूँ। अब कॉमर्स में आने के बाद सबसे बेस्ट ऑप्शन हर एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए रहता है कि सीए ही। एंड इनफैक्ट मेरे घर में काफी लोग हैं जो सीए बन चुके हैं, तो उनको देख के मेरे को लगा था कि ये फील्ड ठीक है, ये मेरे मतलब इसके काफी सब्जेक्ट्स है जो मेरे इंटरेस्ट में भी है एंड मैं कर सकता हूँ। तो उसी कारण से मैं इस फील्ड में आया और आने के बाद अब फाइनली मैं कोई रिग्रेट नहीं करूँगा जो अब मैं सीए बन चुका हूँ। तो मेरे को लग रहा है कि मेरा डिसीजन सही रहा। एकदम यार सीए बन रहे हो, स्माइल एकदम झक्कास लग रही है, तो अब तो कोई दोहराई नहीं है कि डाउट ही नहीं है माइंड में कि कुछ किया है। तो इसी के साथ चलो दीपक आप भी बताइए। हाँ, तो जैसे सीए में आने का एग्जैक्ट धनंजय जो बोला, अपने पास ऑप्शन नहीं था, आर्ट्स आता नहीं था और साइंस का सोचते नहीं थे कि हो पाएगा, तो कॉमर्स बचा। कॉमर्स करने के बाद एक्चुअली मेरे मामा का ये था कि उनको था सीए करना था, तो वो खैर इनसे हो नहीं पाया, तो वही मेरा इतना करवाया था कि चलो दीपक सीए करेगा बोल के। तो उसी अकॉर्डिंग में हम इस कोर्स में आए और आज पूरा हो गया, तो हम खुश हैं, हम लोग खुश हैं। अच्छा, जनरली मैंने कुछ लोगों को ऐसे सुना है कि मम्मी पापा ये ऐसे मतलब पेरेंट्स में रहता है कि वो लोग का सपना रहता है सीए में आने का, तो उनका नहीं पूरा हो पाता है, तो फिर बेटा या बेटी से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग ये कोर्स परस्यू करे एंड कंप्लीट करे। पर ये थोड़ा मामा के साथ वाला स्टोरी है, दीपक का एक अलग स्पेशल स्टोरी है, यूनिक स्टोरी है, तो अच्छा लगा सुन के ऐसे करके। तो चलिए मैं आगे चलने का मतलब हाँ तो मैं चौथा जो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये सक्सेस की आपको क्या मायने रखती है, मतलब कि क्या वैल्यू रखता है आपके लिए ये सक्सेस के जो आपने अभी एक्सपीरियंस किया है? तो दीपक आप ही बताइए, आपसे शुरू करते हैं कि क्या मायने रखता है इसका। तो पहले तो मैं अपने पूरे फैमिली में पहला सेटल हूँ, तो एक ये अपने में ही कुछ बहुत बड़ा बात है मेरे लिए। तो और दूसरा बात, इसका मायने बहुत अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि बाकी सब घर में सब जितने भी ये सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, तो थोड़ा अलग लाइन नहीं पकड़ा था, तो थोड़ा प्रेशर भी था अपने ऊपर कि डिफरेंट लाइन पकड़ के आए हैं, होना है नहीं होना है। तो ये सक्सेस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है, इंपॉर्टेंट बहुत है मेरे लिए। अच्छा ठीक है धनंजय, अब आप थोड़ा बता दीजिए। जैसा कि मैंने कहा था कि मेरे फैमिली में तो काफी सीए है, तो ये मेरे लिए तो नया फील्ड नहीं था पर्सनली। अच्छा। पर फिर भी ये सीए ऐसा कोर्स है कि हर एक के लिए उतना ही वैल्यूएबल रहता है, चाहे जो भी हो। इससे मतलब ये ऐसा एक कोर्स है जिसके बाद आप ठीक आप लाइफ में ये है कि आप स्टेबिलिटी आ जाता है लाइफ में। अभी जॉब लगनी बाकी है मेरी अभी भी, पर फिर भी ये जो कोर्स है ये एटलीस्ट इतनी तो गारंटी देगी कि आप लाइफ में सर्वाइव कर पाओगे। तो उस मायने से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या सर्वाइवल के लिए बहुत मायने रखता है। सही बोल रहे हैं, ये आई एग्री इसमें। अगर सीए नहीं होते तो एक अगर प्रोफेशन दूसरा चूज करना होता कि अगर आप आज सीए नहीं होते तो क्या होते, तो धनंजय आपसे स्टार्ट करता हूँ मैं, जानते हैं। अगर मैं सीए नहीं होता तो मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करता। मैंने हालांकि किया भी था, एनडीए का फॉर्म मैंने भरा था, पर सीपीटी के एग्जाम के क्लैश के कारण मैं वो एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाया था उस समय। और सेकंड उसके बाद जैसे मैं फिर सीपीटी पास हो गया तो इस कोर्स में आ गया, तो फिर मैं वापस कोर्स मतलब वापस अपना लाइन चेंज नहीं करना चाहता था वापस। इसी के कारण से फिर मैंने सीए कंटिन्यू किया एंड देन अपना आर्मी वाला ड्रीम को मेरे को छोड़ना पड़ा। वो ड्रॉप किया, तो आज इसमें भी सीए बन के सक्सेसफुल, तो और क्या चाहिए लाइफ। हाँ, एक तरीके से अब सीए बन के देश की सेवा करूंगा। हाँ सही बात है। तो दीपक आप बताइए, अगर आप ये नहीं होते, सीए नहीं होते तो क्या होते? अगर हम सीए नहीं होते तो क्या होते, तो हम एक स्कूल में टीचर होते थे, ठीक है, और इसके लिए सोचने का टाइम नहीं था। अच्छा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, 12 के बाद ही सीधा इधर डूब गया, ज़्यादा सोचा नहीं। अगर लेकिन सीए नहीं होता तो टीचर होता पक्का। अच्छा, ये भी अच्छा है। तो अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि इस वीडियो का जो टाइटल है, बहुत सारे लोग इस वीडियो को इस पर्पज से देख रहे होंगे कि आप लोग दोनों ने काफ़ी स्ट्रगल किया है इस कोर्स में, तो वो लोग भी इस ऑब्जेक्टिव के साथ देख रहे होंगे, व्यूअर्स जो है मेरे, कि सीए कोर्स में कैसे बाउंस बैक करते हैं आफ्टर फेलियर्स, तो कैसे वो वापस गिर के खड़े उठने का जो प्रोसेस है वो उनको सीखने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होगा। तो अगर आप लोग बेसिकली मेरे को ये बताएं कि आप लोग ने कितना, मतलब कि अपने तीनों लेवल्स में जो सीए के हैं कितने कितने अटेम्प्ट लगे हैं, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो उसके रिलेटेड, कि कितने अटेम्प्ट आपने दिए हैं, और क्या माइंडसेट होता है एक स्टूडेंट का जब वो फेल करता है, उसके बाद कैसे वो अपने आप को मोटिवेट करता है कि यार अगला अटेम्प्ट में अपने आप को एक होप देता है कि मैं अगला अटेम्प्ट में क्रैक कर लूँगा। तो पहले मैं दीपक आपसे ही शुरू करता हूँ। हाँ, तो जैसे अभी नॉर्मल सा बात है, सीए में तो अटेम्प्ट लग जाते हैं किसी को, तो 2 मिनट। तो जैसे फिर भी मान लो जैसे कभी अटेम्प्ट लग गया किसी अटेम्प्ट में, तो अब मान लो कोई किसी सोच रहा है क्विट करने का, सोचते तो बहुत लोग कि अब नहीं हो रहा है क्विट कर देते हैं। हम एक चीज़ बोलना चाहिए, क्विट यहाँ से आके तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आज अपने सीए बने, कोई आके ये नहीं पूछा कि दीपक तुम कब ज्वाइन किया था, दीपक इंटर में कितना अटेम्प्ट लगा, सब यही बोला कि चलो सीए बन गया, कांग्रेचुलेशन। तो वो तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए। आसान होता है भाई बोलना मेरे लिए कि आराम से शुरू करना चाहिए, पर ऑप्शन नहीं रखना चाहिए कि अब इसमें छोड़ देना चाहिए। क्विट नहीं करना है किसी भी कीमत पे, बाउंस बैक हमेशा करना है, माइंडसेट रहना चाहिए कि अगला बार तो निकलेगा ही निकलेगा, मतलब जोश, फुल ऑन जोश रहना चाहिए कि यार नहीं, जोश में रखना चाहिए
यहाँ पर से कुछ छोड़ना लोग नहीं क्या, मैं बोलना चाहूंगा, कुछ लोग बहुत थोड़ा गम में डूब जाते हैं कि नहीं होता है, तो एक डाउट करने लगते हैं अपने आप ऊपर। यहाँ से अगर देखो, अब एक चीज वो है, जैसे बोला जाता है कि अगर यहाँ से क्विट कर दिया, मान लो सभी हाँ। स्ट्रगल करते आ रहे हैं हम लोग, पर यहाँ या से क्विट कर दिया तो हम लोग का स्ट्रगल को कोई नहीं पूछेगा। अगर किसी को बताएंगे भी कि हम बहुत मेहनत किए थे, तो हम्म। उतना वैल्यू नहीं देगा। लेकिन आज हम जब हम लोग एक पोजीशन पे आ गया, कोई भी इंसान एक पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो उसका स्ट्रगल स्टोरी बन जाता है। सही बात है, ये तो वही बहुत बात है। अच्छा बात बोला आपने। हाँ, बहुत तो वही बात है कि यहाँ से क्विट नहीं करना है। जब हम वो माउंटेन क्रॉस कर लेंगे, तो वो व्यू वहाँ से तो बहुत बढ़िया ही आएगा। ये बात बहुत, आई एग्री, टोटली एग्री विद दिस। और एक लास्ट में बस दीपक आपसे एक पूछूंगा ये चीज, आप एक बार अपना ये तीनों लेवल पे आपने कितने अटेम्प्ट्स किए, तो मेरे व्यूअर्स को ये लगेगा कि नहीं यार मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग खुद कंफर्म कर रहे हैं कि मैंने, इन्होंने भी दिक्कत देखा है और आज ऐसे इस जगह मुकाम पे खड़े हुए हैं, तो दिक्कत देखा है इन्होंने भी, स्ट्रगल देखा है इन्होंने। तो फाउंडेशन में मेरा एक बार में हो गया था। अच्छा। इंटर में मेरा टाइम लगा, इंटर मेरे को 5 टाइम्स लग गए करने में। ग्रुप 1 ही क्लियर नहीं हुआ था, ग्रुप 2 निकल गया था, ग्रुप 1 में टाइम लग गया 5 बार। तो उस समय भी मैं परेशान था। ऐसा परेशानी तो होता ही है कि आप कब निकलेगा, अब नहीं तो कब, लेकिन दोबारा उठना जरूरी है। वो विवेकानंद बोले थे ना कि अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलना चाहिए, चल नहीं सकते तो रेंगना चाहिए, मंजिल तो मिल जाएगा। तो उसी होप के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, छोड़ना नहीं है किसी भी होप पे। और फाइनल में 3 अटेम्प्ट लगा, अभी इस बार क्लियर हो गया। वाह वाह, कांग्रेचुलेशंस। तो अब चलिए धनंजय से अब बात करते हैं सेम क्वेश्चन पे। जैसा कि दीपक की स्टोरी है, मेरी भी लगभग वैसी स्टोरी है। मैंने भी सीपीटी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था और मेरे को इंटर क्लियर करने में 4 अटेम्प्ट लग गए थे। मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो चुका था, पर मेरे ग्रुप 2 के कारण मैं क्लियर नहीं कर पा रहा था। तो फाइनली 4th अटेम्प्ट में मेरा ग्रुप 2 क्लियर हुआ। एंड देन कमिंग टू फाइनल, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था नवंबर 2023 में। मैंने उसके लिए काफ़ी तैयारी की थी। टू बी ऑनेस्ट, आई वाज होपिंग कि मेरा पेपर निकल जाएगा। पर जैसा कि आप लोग, कई लोग को जो भी नवंबर 23 का पेपर दिए कि उसमें एफआर का पेपर ही बहुत टफ आ गया था। तो मेरा फर्स्ट पेपर देने के बाद ही थोड़ा डगमगा गया था मैं लाइन में। तो एक मैं व्यूअर्स को ये सजेशन दूंगा, आपका पहला पेपर जैसा भी जाए उसके कारण अपने बाकी पेपर खराब मत कीजिएगा। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा एफआर पेपर खराब होने के कारण मैं नवंबर 23 का मेरा अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। पर उसके बाद मैं ये ठान लिया था कि जैसा भी हो, हर पेपर में मैं 100% प्रिपरेशन दूंगा और एक पेपर का जो भी प्रॉब्लम है उसको नेक्स्ट पेपर में अफेक्ट नहीं होने दूंगा। तो ये चीज़ मेरे को बहुत काम आया। और इस अटेम्प्ट में फाइनली ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, इसमें मैंने क्लियर कर लिया। इस अटेम्प्ट में भी ऑडिट में मेरे को डर था कि मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं गया था, पर जैसा कि मैं पिछले बार से सीख के इस अटेम्प्ट में वो गलती नहीं किया। और ऑडिट के बाद जितने भी पेपर थे उसमें भी मैंने फुल फोकस किया। एग्जाम के पहले के जो दिन होते हैं उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया। एक एग्जाम देके घर आने के बाद उस पेपर को मैं छूता भी नहीं था, एकदम भूल गया। ओनली फोकस ऑन नेक्स्ट पेपर, जो हो गया वो हो गया, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। सही बोला आपने, डेफिनेटली वी आर प्राउड ऑफ यू कि कैसे आपने इसके ओवरकम किया इतने ऑब्स्टिकल्स को। एंड देन तो एक मैं आप लोग से एक ये पूछना चाहूँगा कि एक सबसे बड़ा चैलेंज जो आपके रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ भी हो सकता है, कि थ्रू आउट दिस जर्नी, क्योंकि सीए कोर्स टाइम कंज्यूमिंग होता है जनरली, आप नॉर्मली आपको फर्स्ट टाइम भी क्लियर करो आपको 5 साल लग ही जाता है। अगर आपके कुछ अटेम्प्ट्स लग गए तो वो 7-8 साल इजीली कन्वर्ट हो जाता है। तो 7-8 साल एक लंबा समय हो जाता है। उसमें आप पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीज इवेंट्स ऐसे होते हैं जिससे ये होती है, प्रोफेशनल लाइफ में भी ये होती है। मैं ये सब चीज़ नहीं बोल रहा कि सिलेबस वगैरह, सिलेबस इज ह्यूमंगस सिलेबस है, बट वो सबके लिए आप एक्सेप्शन नहीं हो या ऐसे नहीं, बट कुछ ऐसे कुछ चैलेंजेस जो होते हैं जो एक की चैलेंज था आपके लिए इस ड्यूरिंग दिस 7 to 8 ईयर्स, तो उसमें वो आपके लिए क्या था? अगर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, दीपक आपसे स्टार्ट करते हैं। तो कोई मेजर चैलेंज बोल के नहीं था, मतलब एक ही चीज़ था इसमें कि थोड़ा अपने को तो टाइम बहुत ज़्यादा लगा। जैसे आप कैसा बोला भाई, टाइम के लिए थोड़ा दिक्कत था कि, और घर में कुछ ऑप्शन भी नहीं था। तो कभी कभी प्रेशर आता था कि कुछ करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए। और की चैलेंजेस बोल के ऐसा कुछ नहीं था। एरिया बहुत अफेक्ट करता है, तो हम सबको बोलना चाहिए कि जो बाहर बोलते रहे कब तक होगा, कब खत्म होगा। बाहर से ये जो आउटसाइडर नॉइज होता है कि अरे बहुत दिन से कर रहा है, वो नहीं रहा है। व्यूअर्स को बोलना चाहिए कि आउटसाइडर को ना सुने, कौन क्या कर रहा है। आज जो लोग बोलते थे हमको कि अरे देखो बहुत दिन से कर रहा है, उनका मैसेज आया था व्हाट्सएप में, कांग्रेचुलेशन, ठीक है। तो व्यूअर्स को भी ऐसे बाहर से अफेक्ट नहीं होना है कि सब चैलेंज की अरे देखो वो ऐसे बोल रहा है या वो ऐसे बोल रहा है। आप जब कर लोगे तो वो की चैलेंजेस क्या है, कुछ नहीं है फिर वैसे। तो सब चैलेंजेस कुछ मायने नहीं रखता है अगर एक बार आप सक्सेस चूम लो। सही बात है। मतलब एक क्रक्स में बोलूं तो दीपक ने जो बोला ये है कि आप अपने इनर वॉइस में बिलीव रखें और बाहर के कुछ बात नॉइज को कट करें। और धनंजय, मैं आपसे पूछना चाहूँ, पर्सनली मेरे लाइफ में ऐसा कुछ था नहीं, बट जैसा कि दीपक ने कहा, ये सेम फैक्टर मेरे साथ भी है कि एज काफ़ी हो गई थी, अपने फैमिली को मैं सपोर्ट नहीं कर पा रहा था फाइनेंशियली। इस बात का बहुत दुख था कि पापा का भी एज हो रहा है रिटायरमेंट का, और मैं चाहता था जल्दी से जल्दी मैं भी फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ और फिर फैमिली को सपोर्ट करता हूँ। उसी के कारण बस एक ही चीज़ था, और तो ऐसा मेरे पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ। ओके, तो फिर मैं अगला सवाल की तरफ मूव करता हूँ। तो मेरा अगला सवाल है कि डेफिनेटली आपको इंटर का तो अब इतना याद होगा नहीं, क्योंकि बट आपने जैसे धनंजय ने सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया, दीपक ने थर्ड अटेम्प्ट में अपना सीए निकाला है। तो मैं इनसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि एक फेल्ड अटेम्प्ट धनंजय ने देखा है और दीपक ने भी 2 फेल्ड अटेम्प्ट देखा है। तो पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि वो उस किस रीजंस की वजह से उन्होंने वो फेलियर्स देखा उस अटेम्प्ट्स में, एंड कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट था
या कोई मेंटल स्टेट था जिसकी वजह से वो फेल कर रहे थे या ऐसे करके। और फिर अभी उन्होंने May 24 में क्वालिफाई किया है, तो अगर उस सब्जेक्ट में उन्होंने कुछ चेंजेस किए, पढ़ाई के स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज किया, स्ट्रैटेजी भी अलग हो सकता है, पहले अलग था, अभी अलग हो सकता है, तो या माइंडसेट में कुछ शिफ्ट किया उन्होंने, कुछ चेंज किया, या सब्जेक्ट का उस प्रिपरेशन में कुछ चेंज कर दिया। जैसे बहुत लोग सब्जेक्ट्स लाइक ऑडिट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, तो हो सकता है आप लोग पहले मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट में आप स्ट्रगल कर रहे थे, उसको आपने इस बार चेंज कर दिया ऐसे करके। तो मैं अब आपसे धनंजय से स्टार्ट करना चाहूँगा कि आप पहले बताइए नवंबर 23 का फील्ड एक्सपीरियंस और अभी May 24 का सक्सेसफुल एक्सपीरियंस में दोनों में क्या डिफरेंस रहा? धनंजय मुंद्रा ने क्या चेंज किया? देखिए, सबसे पहले मैंने 3 चीज़ मेरे हिसाब से जो मैंने चेंज किया और जो मेरे को पर्सनली बहुत फ़ायदा हुआ है। पहला चीज़ तो मैंने पहले बताया था कि जैसे 1.5 डेज़ प्रिपरेशन जो एग्ज़ाम से पहले होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक पेपर का इफेक्ट दूसरे पेपर में नहीं आने देना, और जब आप रिवीजन करते हैं, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, तो उस समय ही आप अपना 1.5 डेज़ का ऐसा प्लानिंग कीजिए कि आपको 1.5 डेज़ में क्या पढ़ना है। लास्ट टाइम हुआ था नवंबर 23 में, ऑडिट के पेपर के पहले मैं 1.5 डेज़ में पूरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कर पाया था। इवन डीटी का पेपर में पूरा 1.5 डेज़ के पहले सिलेबस ही कंप्लीट हुआ। पर इस टाइम फर्स्ट रिवीजन में मैंने प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मेरे को 1.5 डेज़ में क्या करना है, एंड आई वाज एबल टू अचीव दैट। सेकंडली, मॉक प्रैक्टिस, ये बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो एटलीस्ट एक मॉक दीजिए पर सब्जेक्ट, वो आपको बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। आपको राइटिंग प्रैक्टिस तो होता ही है, 3 घंटे में कैसे लिखना है। हाँ, मैं एक सॉरी धनंजय, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, बट मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आपने मॉक टेस्ट सीरीज की बात की है ऐसे करके, बहुत लोग व्यूअर्स मेरे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा मॉक टेस्ट देना चाहिए, तो अगर कुछ आप बता सकते, पेड लेना चाहिए, ICI का ही करना चाहिए, आप अपना देखिए, सजेशन वो उसमें पर्सनल चॉइस पे है, वो सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर है। अगर आपको लगता है कि आप खुद कर सकते हैं और खुद से चीटिंग नहीं करेंगे, तो आप मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाइए, 3 घंटा टाइमर लगाइए, रूम बंद करके पेपर सॉल्व कीजिए, एंड देन उसके आंसर्स मिलते ही आप सेल्फ करेक्शन करिएगा। इनफैक्ट जब आप सेल्फ इवैल्यूएट करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर आप इवैल्यूएट कर पाएंगे अपनी गलतियों को। अगर आपको लगता है कि आप नहीं बैठ पाएंगे, आप 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद पेपर देना गिव अप कर देंगे। मेरे कई दोस्तों के जो पेपर देते हैं, पर 1 घंटा बाद जब पेपर सॉल्व नहीं होता, बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट देम टू गो फॉर टेस्ट सीरीज। वो आपके सेल्फ मोटिवेशन पे है। और जो मैं अपना थर्ड पॉइंट बता रहा था, प्रिपरेशन के टाइम ओवरथिंक मत करिए। बस एक ही थॉट रखिए, क्लियर थॉट रखिए कि ये अटेम्प्ट आपका क्लियर होने ही वाला है। आप अपना 120% दे दीजिए। मतलब दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट, ऐसा माइंडसेट दिस के इज योर साथ। लास्ट, एग्जैक्टली, दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट एंड यू हैव टू गिव योर 120%। देयर इज नो अदर चॉइस। ओके, तो मैं फिर अब मूव ऑन करता हूँ, तो दीपक के क्या व्यूज हैं इसी क्वेश्चन पे? हाँ, तो जैसे धनंजय बताया अभी कि 1.5 डेज का रिवीजन तो एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उस दिन जो नहीं पढ़े वो आपको याद आने से बहुत मुश्किल होता है, एग्जाम में याद नहीं ना के बराबर ही आता है। तो वो एक 1.5 डेज बहुत जरूरी है। और दूसरा, जैसे एक पेपर देने के बाद डिमोटिवेट नहीं होना कि अरे ये खराब चला गया, तो बाकी पेपर उसके अफेक्ट नहीं आना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मेरा जो 2 अटेम्प्ट गया अभी, वो ऑडिट के चलते ही गया था। दोनों बार ऑडिट, और इस बार ऑडिट क्लियर हो गया, वो भी 40 मार्क्स से क्लियर हुआ, 40 आया पूरा, तो क्लियर हो गया। तो आपको लगे रहना है, तो जैसे बोलते हैं ना, लगे रहने से थोड़ा सा ऊपर का आशीर्वाद आ जाता है। हाँ। तो वही हुआ है मेरे साथ, आई थिंक सही बात है। बहुत 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 बढ़िया। मतलब ऑडिट में कुछ चेंजेस किए थे क्या पढ़ने का स्टाइल में, या कुछ चेंजेस नहीं था, मतलब समझ नहीं आता था। मतलब मेरा पर्सनल प्रॉब्लम ऑडिट से कुछ होता नहीं था मेरे से। पढ़ता तो सभी था, लेकिन एग्जाम में होता नहीं था। इस बार का पेपर भी थोड़ा खराब था, धनंजय शायद जानेगा, इस बार का पेपर सही नहीं था ऑडिट का। फिर भी इस बार निकल गया जैसे, तो कुछ चेंज नहीं करना है। हाँ, एक चीज बोलना चाहिए, कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। ABC कैटेगरी बहुत लोग फॉलो करते हैं, ए पढ़ लिया, बी पढ़ लिया, चीज छोड़ देते हैं, वो करना नहीं चाहिए। जितना ज्यादा कवर करके जाएंगे आप, उतना आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जितना मतलब जितना ये बात कवर दीपक करोगे। ने- ये बात हाँ, हाँ। मैं दीपक की बात में ऐड ऑन करना चाहूंगा कि ABC लास्ट 2 अटेम्प्ट से ICI बच्चों को ये बता रहे हैं कि आप ABC फॉलो मत कीजिए। जैसे नवंबर 23 में FR का पेपर और May 24 में ऑडिट का पेपर, कि जो बच्चे जिस टॉपिक से छोड़ के जाते हैं, और इसी बार उस टॉपिक का वेटेज ICI इतना ज्यादा कर दिया कि बच्चे जो छोड़ के ABC में के भरोसे आते हैं, वो पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल पॉइंट्स धनंजय और दीपक ने हम लोग को दिया है। उसको मैं जस्ट क्रक्स बताता हूँ उन्होंने क्या चीज़ बोला है। उन्होंने पहले बोला है 1.5 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड प्लान करके लेके चलिए, मॉक टेस्ट दीजिए। थर्डली उन्होंने ये कहा है कि आपका कवरेज बहुत अच्छा होना चाहिए, जितना हो सके उतना से ज़्यादा कवरेज करें पेपर्स का, और ABC एनालिसिस वगैरह आप फॉलो ना करें आप, क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मूव ऑन करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आर्टिकलशिप के रिलेटेड। इसमें मैं पूछना चाहूँगा, हम लोग डेफिनेटली मैं बिलीव करता हूँ आप दोनों ने डमी नहीं किया। धनंजय तो मेरे साथ ही था आर्टिकलशिप में, तो दीपक भी मेरे को लगता है वो नहीं किया है डमी। तो ऐसे मैं एक आप लोग के 3 साल का लंबा टाइम रहता है आर्टिकलशिप का। मैं एक इंसिडेंट पूछना चाहूँगा आपके आर्टिकलशिप में, कोई मेमोरेबल या फनी इंसिडेंट जो आप हम लोग के व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, और तो उनको बहुत अच्छा लगा। धनंजय आपसे शुरू करते हैं। जी, मेरा 1 साल का आर्टिकलशिप मैंने हैदराबाद से किया था, और 2 साल का आर्टिकलशिप मैंने कोलकाता से किया है। जो 2 साल का आर्टिकलशिप मेरा यहाँ रहा है, उसमें केशव के साथ मेरा ऑडिट में कई बार जाना हुआ है। हम लोग साथ में ऑडिट में जाते थे, बहुत मजे किए हम लोग साथ में। एंड इनफैक्ट ओवरऑल 2 साल 3 साल जो भी काम किए हैं, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किए, दोस्त बनाए। एंड मैं व्यूअर से यही बोलूंगा कि आर्टिकलशिप को बोझ मत समझिए कि ये भी है, पढ़ना भी है। आप एंजॉय करिए, जो भी आप मोमेंट जी रहे हैं सबको एंजॉय करके जीजिए। बहुत अच्छा बात बोला है आपने कि हर फेज को एंजॉय करना चाहिए। सीए का जर्नी का सभी फेज अच्छा रहता है, एंजॉयबल रहता है। तो दीपक आप बताइए कोई एक फनी इंसिडेंट या मेमोरेबल इंसिडेंट आर्टिकलशिप से। फनी इंसिडेंट तो वही हम MC से बताई थे, एक जो अपने को एक बार क्या हुआ था, आर्टिकलशिप में गुवाहाटी भेजा था और एग्जाम बहुत नियर था।
हमको जाना नहीं था, वैसे बहुत फोर्सफुली भेजा गया हमको कि तुमको जाना पड़ेगा, कोई नहीं है बोल के, एटलीस्ट 30 डेज के जाना ही पड़ेगा। तो बहुत फोर्सफुली तो हम चले गए। तो वहाँ पे 12-15 दिन होने के बाद हम फ़ोन करने लगे कि भैया अपने को वापस आना है, मेरे से नहीं हो पाएगा। भैया बोलता नहीं हो सकता, तुमको रहना पड़ेगा, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हम क्या किया, कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम अपने मम्मी से कॉल करवाने लगे रेगुलरली। तो मम्मी भी कॉल करके बोलती, अरे मेरा बेटा कब आएगा, अरे बेटा कब आएगा, अरे बेटा कब आएगा। एट द एंड 18 दिन मेरे को वापस बुला दिया गया। इसके लिए हमको डांट पड़ा है छोटी से, बहुत ज़्यादा अलग बात है, लेकिन हाँ हम वापस आ गए। तो ये एक इंसिडेंट था जो मम्मी का हेल्प लेके हमको वापस आना पड़ा ऑडिट से। तो मैं एक अब ज़्यादा क्वेश्चंस बचा नहीं है, तो मैं आपको अब अगला क्वेश्चन जो आपको लेके मैं जाऊंगा कि आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते थे इस जर्नी में, कि सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या रहता था? जब ऐसे करे कोई एक फेवरेट गाना कोई लोग होता है कि सुन लेते हैं, कोई लोग यूट्यूब में कोई स्पिरिचुअल या मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, कोई लोग सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं कि नहीं यार ये पैशन है मेरा, उसको तो ऐसे ही करना ही है, छोड़ना नहीं है। तो आप लोग से, दीपक से आप स्टार्ट करता हूँ मैं इस बार, कि क्या था आपका मोटिवेशन? और जैसे ड्यूरिंग सीए मोटिवेट रहना तो बहुत जरूरी है। पहला बात ये तो उसके बिना तो होना मुश्किल है कि हर एक सेटबैक के बाद आपको डबल पावर से उठना पड़ता है। तो इस बार क्या था मोटिवेट के लिए, मेरे पास क्या था कि अपने पास कोई डबल सेकंड ऑप्शन नहीं था कि अगर ये नहीं तो क्या। आई थिंक सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था मेरे लिए कि ये नहीं तो कुछ नहीं है, ये नहीं तो अपने को कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में। बहुत कुछ सोच के तो रखता है हर आदमी, तो मेरे पास यही था कि अगर ये नहीं होगा तो और कुछ नहीं है मेरे पास करने के लिए। तो आई थिंक सबके मोटिवेशन वही होना चाहिए कि फाइनल तक आते थे। आई थिंक किसी पास सेकंड ऑप्शन नहीं होता है, फिर कुछ लोग को छोड़ के, क्योंकि एक तो आप टाइम भी बहुत ज़्यादा दे चुके इसमें, और दूसरा कुछ करने को बचा नहीं, एज भी गया और एक टाइम है जो चला गया। तो ये नहीं तो कुछ नहीं, सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए ये होना चाहिए। धनंजय? मेरा भी एकदम सेम केस है। मेरे पास भी कोई प्लान भी नहीं था। सीए वाज माय ओनली ऑप्शन एंड आई हैड टू क्लियर इट। सेकेंडली, मेरे पास कोई मतलब मेरे फैमिली में कोई फैमिली बिजनेस भी नहीं है कि अगर मैं सीए नहीं कर पाऊँ तो वो भी कर पाऊँ। तो मेरे पास एक यही ऑप्शन था, तो एनी हाउ मेरे को क्लियर करना ही था। और अगर इनफैक्ट कोई कारण से नहीं होता देन आई वुड हैव गॉन फॉर एन एमबीए और समथिंग लाइक दैट, बट थैंकफुली मेरा क्लियर हो चुका है, सो आई एम नॉट तो अब मैं, अच्छा, तो अब मैं एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया, बट मैं आप लोग का इसमें एक ओपिनियन चाहूँगा कि अगर सीए कोर्स में एक चीज़ आपको चेंज करने का मौका मिले तो वो क्या चीज़ आप चेंज करना चाहेंगे? तो इसमें मैं धनंजय से स्टार्ट करता हूँ। धनंजय, आप प्लीज़। टू बी ऑनेस्ट, सबसे पहला चेंज इस अटेम्प्ट में हुआ है जो आर्टिकलशिप का टेन्योर 1 साल से कम हुआ है, तो बहुत अच्छा चीज़ है। क्योंकि बच्चों को, जैसा कि आपने कहा था कि 5 साल लग जाते हैं, 6 साल लग जाते हैं जिनको अटेम्प्ट हो जाते हैं, तो ये कोर्स काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया। सेकेंडली, ये जो SPOM एग्जाम्स वगैरह है, ये सब ऑनलाइन बेस करके सेंटर्स में जाना, ये सब मेरे हिसाब से डिजिटली ऑनलाइन हो सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली जो चेंज मैं चाहता हूँ एग्जाम ICAI से, वो है एग्जाम में क्लैरिटी। जैसे कि MCQs पेपर बच्चों को घर नहीं ले जाने देते, जैसे इस बार पेपर इतने सारे लीक हुए, इनफैक्ट लीक नहीं हुए बट पेपर एग्जाम खत्म होने के पहले ही आउट हो गए थे इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे। तो इनफैक्ट ICAI को ये सब रेस्ट्रिक्ट करना भी नहीं चाहिए एंड ओपन रहना चाहिए। इनफैक्ट MCQ के आंसर्स भी पब्लिश करें ताकि बच्चे ये जान पाए कि उनकी क्या गलती हुई है। अब जैसे कई लोग का डाउट रहता है कि ICAI कभी कुछ भी मार्क्स ऊपर नीचे कर देता है, तो एक तरीके से एग्जामिनेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए बच्चों को कि ये मैंने गलती की है तो इसलिए ICAI मेरा मार्क्स काटा है, ना कि ऐसे ही ICAI ऊपर नीचे मार्क्स करता है। ये क्लैरिटी ICAI को प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों को। तो इन शॉर्ट धनंजय ने कहा है कि क्लैरिटी इन एग्जामिनेशन प्रोसेस रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बढ़नी चाहिए एग्जामिनेशन प्रोसेस में। अब दीपक से भी सुनते हैं कि दीपक का क्या राय है। तो सेम सीए प्रोसेस सब धनंजय कवर कर लिया मेरे पास। तो एक और चीज हम बोलना चाहेंगे, वो इंस्टीट्यूट में हम इंडिविजुअल के ऊपर जो पेपर चेक करते हैं, ये केस हर बार आता रहता है कि रैंडमली पेपर चेक हो गया, किसी का बहुत अच्छा आना चाहिए वो फेल हो गया। आप किसी की हार्डवर्क को ऐसे जाया नहीं कर सकते रैंडम, मतलब ये इंडिविजुअल के ऊपर है जो पेपर चेक करते हैं, उनको हम बोलना चाहिए कि उनको थोड़ा सा कॉशसली होना चाहिए। हम लोग 6 महीना 7 महीना 5 महीना रिगुलरली पढ़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे उठ रहे हैं, वही चीज कर रहे हैं। और वैसा पेपर जब कोई देखता होगा, इसका हुआ है, मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन इसका हुआ है, उसको कितना बुरा लगता होगा, और वो चीज को ठीक नहीं कर सकता ना वो ना इंस्टीट्यूट। तो ये चीज एक सही होना बहुत जरूरी है, इवैल्यूएशन। नहीं, ये बात तो मैं भी एग्री करता हूँ कुछ टू सम एक्सटेंट, क्योंकि पहले भी हम लोग रेगुलेशन 39(4) का बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह भी हुआ कि रीचेकिंग का ऑप्शन मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे, अगर मैं अपना ओपिनियन कुछ रखूं इसमें, कि मेरे हिसाब से सबसे एक जो रिफॉर्म मैं चाहता हूँ वो पेपर रीचेकिंग अलाउ होना चाहिए। मतलब सिर्फ रीटोटलिंग नहीं करना चाहिए आपका मार्क्स को। आपको अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है अबाउट कि उसका चेकिंग में कुछ गड़बड़ी हुई है, तो उसको मतलब कि एक दूसरे इवैल्यूएटर से आप उसका पूरा पेपर को रीचेक करवाइए, क्योंकि वो भाई बहुत मेहनत करके वो चीज़ किया है। तो मेरे हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है कि जस्ट आप उसको रीटोटलिंग चेक कर लो कि मार्क्स दिया है कि नहीं, इतना करके बस छोड़ दो, वापस दे दो। ये चीज़ थोड़ा मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट इन द फेवर ऑफ स्टूडेंट्स। आई थिंक आप दोनों भी एग्री करेंगे इससे। यस, श्योर। तो अब मेरा लास्ट क्वेश्चन, जब पेनल्टीमेट क्वेश्चन हो चुका है, अब अल्टीमेट क्वेश्चन है ये कि कैसे आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं, व्हाट इज द योर वे अहेड, एंड एक एंडिंग नोट में अगर आप कुछ भी बोलना चाहें तो आप अपना थॉट्स पुट कर सकते हैं, कुछ भी अगर आपको बोलना है। तो मैं दीपक से शुरू करता हूँ। दीपक। हाँ, तो अभी एंडिंग नोट में हम यही बोलना चाहेंगे, फिर से जो पहले बोला कि छोड़ना नहीं बस, क्योंकि अगर मेरे ऊपर में बीच में ख्याल आता था कि चलो अब छोड़ देते हैं, एक पल के बाद ये बोझ बनने लगता था अपने ऊपर कि यार कब तक और करेंगे। लेकिन आज क्लियर करने के बाद वो सारा चीज़ माइंड में नहीं है आपकी, कभी छोड़ने का सोचा था। तो हम वही लास्ट में बोलना चाहेंगे
जो भी लोग स्पोर्ट्स में या कुछ भी कर रहे हैं अपने लाइफ में, जिस भी फील्ड में है, बस उसमें लगे रहना चाहिए लगन के साथ। ठीक है, 2 मिनट किसी देर देर होगा, 1 महीना 2 महीना 1 साल देर हो रहा है, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने आप पे और उस प्रोसेस से। चलो लेट लगा कोई बात नहीं, मंजिल तक पहुंचना ही, अगर आप उस रास्ते पे बने रहेंगे तो बस हटना नहीं है। कोई शायरी वायरी देना चाहोगे दीपक अगर ऐसे करे? एमसीएस में तो काफी दिया था भाई। धनंजय पहले बोल ले तो फिर मैं कुछ सोच रहा हूँ। अच्छा यू विल कम बैक टू यू। और एक चीज मैं बोलना चाहूँ, एक चीज मैं एक और बता दूं दीपक की, आगे क्या देख रहे हो, जॉब, प्रैक्टिस या कुछ क्या करने का सोच रहे हो? हम जॉब में जाना प्रेफर कर रहे हैं, प्रैक्टिस में अच्छा, अभी फिलहाल कोई जॉब वो नहीं है। अच्छा, धनंजय आपसे? मेरा भी दीपक की जैसे प्लान है। इवन मैं भी अभी कैंपस में बैठूंगा एंड देन एटलीस्ट अगले 2 साल के लिए तो मेरा जॉब का ही प्लान है। उसके आगे देखो क्या होता है, उसके आगे का भी कुछ इतना लॉन्ग डिस्टेंस सोचा नहीं हो। एंड कमिंग टू एडवाइस टू द स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर फाइनल और इंटरमीडिएट, सबसे पहले एडवाइस मैं यही दूंगा कि आपको जितना सोचना था वो आप सीए में आने के पहले सोचिए कि कोर्स क्यों करना है। अब जब आप आ गए हो तो अब इसको आप 100% दो। अब इसको आप वापस ये थॉट मत लाओ कि एक सही रहा गलत रहा, अब जो भी रहा अब आपको आ चुके हो तो इसको कंप्लीट करके ही आप इस कोर्स से बाहर निकले। बट मैं एक सवाल मैं ये डालना चाहूँगा कि कभी कभार ये हो जाता है कुछ लोग मेरे हिसाब से कि अपने आप को बहुत ज़्यादा, मेरे हिसाब से एक लगता है कि लाइफ में बहुत ये रहता है और कभी कभार पनिश करते हैं लोग अपने आप को, जैसे 3-4 ठीक है बट उनसे नहीं हो पा रहा होता है एंड दे जस्ट कंटिन्यू विद दिस कोर्स, सब कुछ अपने लाइफ का ऐसे छोड़ छाड़ के इसके साथ कंटिन्यू करते हैं। तो क्या आपके हिसाब से वो जस्टिफाइड है कि 7-8 अटेम्प्ट कोई ट्राई मार रहा है इसके? क्या ये लग रहा है आपके हिसाब से ये सही है? अनफॉर्चुनेटली अपने एजुकेशन सिस्टम का ये बहुत ही खराब चीज़ है कि सपोज खाली सीए कोर्स ही नहीं, इवन आप इनफैक्ट देखें यूपीएससी, लोग 6 अटेम्प्ट देते हैं एंड देन 6 अटेम्प्ट के बाद भी लोगों का क्लियर नहीं होता है एंड देन उनका एज अराउंड 28-29 हो जाता है, फिर उनके पास कोई जॉब ऑप्शन भी नहीं रहता है। तो इनफैक्ट ये खाली मैं सीए को इसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलूँगा, ये हर एक कोर्स के बात है। ये हर एक इंडिविजुअल को अपने पर्सनल क्या स्टेटस है उनका एंड देन फाइनेंशियली क्या पोजीशन है उनका, ये हर एक का अपना इंडिविजुअल डिसीजन है। बट मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप आ गए हैं तो 1 या 2 या चाहे 4 या 5 अटेम्प्ट भी लगे, तो अगर आप फाइनल स्टेज तक पहुंच गए हैं तो आप निकाल के करिए, उसका ज़्यादा वैल्यू रहेगा। तो दीपक मैं वापस आता हूँ भाई तेरे पे कि कुछ शायरी वारी के थ्रू तू मोटिवेट करना चाहे तो। हाँ तो एक शायरी, चलो। मैंने बदलते समय के साथ बदलते चेहरे देखे हैं, बिखरे दिल और गम गहरे देखे हैं, यह मुकाम मुझे विरासत में नहीं मिला, मैंने कई टाइम ठोकरें खाई तब दिन सुनहरे देखे हैं। वाह 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 भाई वाह। तो चलिए ये सवालों का काफिला सब खत्म हुआ अभी, और इन दोनों क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ गुफ्तगू करके मेरे को काफ़ी मज़ा आया और आप मेरे आई एम श्योर कि आप लोग को भी इनकी बातें सुन के कुछ की टेक अवेज मिले होंगे जो आप अपने भी पढ़ाई में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप उसको प्रोसेस में ला सकते हैं। एंड अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं इन सी एग्जाम्स या आप तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई कीजिए कि आप सक्सीड करें, या अगर आप पहली बार सी एग्जाम्स दे रहे हैं तो आई थिंक इनकी बातों से आप अपना एक अटेम्प्ट सेव कर सकते हैं। तो इन्होंने अपने बहुत वैल्यूएबल सजेशंस दिए, स्ट्रेटजी शेयर की, माइंडसेट के बारे में भी बताया कि क्या इनका माइंडसेट रहता था। तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माय व्यूअर्स सबसे पहले तो मैं वापस से इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगा, इनके एंड इनके परिवार वालों सभी को, कि इन्होंने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट अचीव किया है। और मैं इनको थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला इसके लिए, इस वीडियो के लिए। और आई थिंक होपफुली सब लोग को इससे फ़ायदा मिलेगा इनकी बातों से सुन के। और मैं इन लोगों का आपको लिंक्डइन प्रोफाइल या ईमेल एड्रेस जो भी एक कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपको इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि इन केस आप इनको कुछ कोई भी क्वेरी रिलेटेड टू स्टडी या कुछ भी अगर आपको इशू आ रही है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं उस ऑन देयर ईमेल आईडीज, और डायरेक्टली डीएम देम टू लिंक्डइन, तो ये आपको डेफिनेटली क्वेरी भी सॉल्व कर देंगे। तो थैंक यू धनंजय, थैंक यू दीपक, होपफुली आपको भी अच्छा लगा मेरे से बात करके। थैंक यू सो मच केशव, आपने हमको यहाँ बुलाया और हमको भी बहुत मजा आया आपके व्यूअर से बात करके। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय।